अगर हम बॉलीवुड के इतिहास को देखें ना तो खलनायकों की एक बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब एक से बढ़कर एक। हाँ बिल्कुल, एक से खूंखार किरदार रहे हैं पर्दे पर। सही कहा, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी बस भारी आवाज और वो जो शोले जैसी आंखें थी ना, उससे बड़े पर्दे पर हीरो भी कांप उठते थे। मैं प्राण साहब की बात कर रहा हूँ। ओ प्राण साहब, सिनेमा की दुनिया में तो उन्हें मतलब शेर दिल ही कहा जाता था। वो तो डर का दूसरा नाम थे स्क्रीन पर। बिल्कुल, लेकिन सोचिए क्या होता है जब डर की नुमाइंदगी करने वाला वो इंसान खुद किसी ऐसे खौफ का सामना करे जो उसकी समझ से ही परे हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हम अक्सर मान लेते हैं कि जो इंसान स्क्रीन पर इतना निडर है वो असल में भी वैसा ही होगा। हाँ, और आज की इस गहन चर्चा में ना हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे। हम 70 के दशक की एक ऐसी रहस्यमयी रात के बारे में बात करने वाले हैं जिसने असल जिंदगी में इस शेर दिल इंसान की चीखें उनके गले में ही दबा दी थी। बाप रे, मतलब उस रात कुछ तो बहुत भयानक हुआ होगा। बहुत भयानक। तो ठीक है, आइए से विस्तार से समझते हैं। ये स्थिति ना बिल्कुल वैसी है जैसे हॉरर फिल्मों का कोई मास्टर अपनी ही किसी असली हॉरर कहानी में फंस गया हो, जहां स्क्रिप्ट पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। हाँ, पर्दे पर तो प्राण साहब को पता होता था कि अगला सीन क्या है, कैमरे का एंगल क्या है, लेकिन उस रात जो हुआ उसकी पटकथा उन्होंने नहीं लिखी थी। सही कहा। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं आचार्य मनोज वासुदेव द्वारा न्यूज मिरर के लिए लिखी गई एक बेहद विस्तृत रिपोर्ट। अच्छा, वो न्यूज मिरर वाली रिपोर्ट, वो तो काफी गहराई से लिखी गई है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ मैं सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा मकसद किसी भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटना का समर्थन या खंडन करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। हम यहाँ किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। एकदम सही। हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब एक बेहद तार्किक और निडर इंसान का सामना किसी अकल्पनीय परिस्थिति से होता है तो उसका शरीर और मनोविज्ञान कैसे प्रतिक्रिया देता है। ये एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हम उस रात के अनुभव को ना एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी की तरह देख सकते हैं। तो उस खौफनाक अनुभव की शुरुआत कहां से हुई, ये समझने के लिए हमें उस जगह के माहौल को समझना होगा। ये 70 के दशक की बात है। उस वक्त तो ना मोबाइल फोन होते थे, ना आज जैसी कनेक्टिविटी। बिल्कुल नहीं। खंडाला की पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना बंगला था। उसके चारों तरफ घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सन्नाटा ऐसा कि बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। एकदम घुप सन्नाटा। हाँ, प्राण साहब वहां बिल्कुल अकेले थे। मतलब उनके साथ सिर्फ उनके 2 वफादार शिकारी कुत्ते थे। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ था। अकेले पहाड़ों में, वो भी 70 के दशक में, ये तो वैसे ही काफी डरावना माहौल है। यही तो मेरा सवाल है, क्या महज बाहरी दुनिया से कटा होना और ऐसा डरावना सन्नाटा किसी भी मजबूत इंसान के दिमाग में डर पैदा करने के लिए काफी होता है? मतलब लोग तो शांति के लिए पहाड़ों पर जाते हैं ना। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मानव मस्तिष्क पूर्ण एकांत और सन्नाटे को कैसे प्रोसेस करता है। देखिए, शांति में और सेंसरी डिप्राइवेशन यानी इंद्रियों के अभाव में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। जब कोई इंसान शहर के शोर से निकलकर खंडाला जैसे घने जंगल के एकांत में जाता है ना, तो मस्तिष्क की इंद्रियां अचानक बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। मनोविज्ञान में इसे हम हाइपर विजिलेंस कहते हैं। यानी दिमाग हर छोटी चीज को बड़ा चढ़ाकर महसूस करने लगता है। सटीक रूप से। मानव मस्तिष्क हमेशा जानकारी या डेटा की तलाश में रहता है। शहर में उसे गाड़ियों की आवाज, रोशनी, ये सब मिलता रहता है। हाँ, शहर में तो दिमाग हमेशा व्यस्त रहता है। पर जब आसपास कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, कोई कृत्रिम रोशनी नहीं होती, तो दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब वो खतरे ढूंढने लगता है। हाँ, वो हर छोटी से छोटी आवाज, लकड़ी के चटकने या हवा के हर झोंके को कई गुना बड़ा करके डिकोड करने लगता है। ऐसे सन्नाटे में इंसान का अपना दिमागी एक खाली कैनवस बन जाता है। बाप रे, मतलब सन्नाटा खुद ही दिमाग से खेलने लगता है। बिल्कुल। और मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमेशा खतरों की तलाश में रहता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। सन्नाटा सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, वो दिमाग के लिए एक अलार्म सिस्टम बन जाता है। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है।
यानी वो सन्नाटा खुद ही एक अदृश्य किरदार बन गया था जिसने डर का वो पूरा मंच तैयार कर दिया था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा उस रात। और फिर शुरुआत होती है उस रात के पहले असली झटके की, जो महज कोई विचार नहीं था बल्कि एक शारीरिक अनुभव था। रात के करीब 2 बज रहे थे। 2 बजे मतलब रात का सबसे शांत पहर। हाँ, प्राण साहब अपनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। अब यहां से ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बालकनी में सिगरेट पीना एक बहुत ही सामान्य सी आदत है। सही बात है, इसमें तो दिमाग को किसी खतरे का आभास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी अचानक हवा बिल्कुल बर्फीली हो गई और रिपोर्ट के अनुसार उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी गर्दन के ठीक पीछे कोई सांस ले रहा है। अरे बाप रे, गर्दन के ठीक पीछे? हाँ, उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक घूरता हुआ घना अंधेरा था। एक तरफ सिगरेट पीने जैसी नॉर्मल चीज और दूसरी तरफ ये अचानक होने वाला शारीरिक झटका। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो डर के मनोविज्ञान का पहला चरण हमेशा शारीरिक ही होता है। तापमान का अचानक गिरना कोई मामूली बात नहीं है। मतलब ये शरीर का रिएक्शन था। हाँ, जब मस्तिष्क को लगता है कि आसपास कोई ऐसा खतरा है जिसे आंखें नहीं देख पा रही हैं, तो शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। वो लड़ने या भागने वाली स्थिति। बिल्कुल। शरीर तुरंत त्वचा की सतह से खून को खींचकर अंदरूनी महत्वपूर्ण अंगों और मांसपेशियों की तरफ भेजने लगता है, ताकि इंसान लड़ सके या भाग सके। इस प्रक्रिया को वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अच्छा, तो क्या वो जो बर्फीली हवा या ठंडक का एहसास था, वो शायद मौसम का बदलाव नहीं था, बल्कि उनके खुद के शरीर का रिएक्शन था? दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो जो रीढ़ की हड्डी में सहरन महसूस होती है ना, वो इसी वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का नतीजा होती है। और वो सांस महसूस होना, वो और भी अहम है। गर्दन के ठीक पीछे सांस का एहसास होना इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। मानव इतिहास में किसी भी बड़े शिकारी जानवर ने हमेशा इंसान की गर्दन पर ही पीछे से हमला किया है। हाँ, क्योंकि वो शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है। एकदम सही। इसीलिए गर्दन के पीछे होने वाली किसी भी हलचल पर हमारा दिमाग सबसे हिंसक और तेज रिएक्शन देता है। प्राण साहब का वो झटके से मुड़ना उसी प्राचीन इंस्टिंक्ट का हिस्सा था, जहां शरीर बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिमागी दरार पैदा होती है। मुड़ने पर जब कोई भौतिक खतरा नहीं दिखता, कोई जानवर या इंसान नहीं दिखता, तो मस्तिष्क बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि इंसान का दिमाग तो हमेशा लॉजिक पर काम करता है ना। हाँ, अगर पीछे से हवा आई या सांस का एहसास हुआ तो वहां कोई होना चाहिए। बिल्कुल, बिना कारण के प्रभाव कैसे हो सकता है? पर वहां सिर्फ अंधेरा था। मुझे लगता है ये वो पल होता है जब इंसान का अपनी ही इंद्रियों पर से भरोसा उठने लगता है। खैर, बालकनी के उस अदृश्य डर से बचकर प्राण साहब अंदर आ गए। अंदर यानी अपने बेडरूम में? हाँ, और आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि घर के अंदर का हिस्सा, खासकर बेडरूम, सबसे सुरक्षित जगह होती है। बिल्कुल, हम सबको अपने कमरे में सबसे ज्यादा सेफ फील होता है। लेकिन जब वो अपने इस सुरक्षित दायरे में पहुंचे तो वो डर एक भौतिक रूप ले चुका था। भौतिक रूप मतलब कुछ दिखाई दिया? देखिए, जब इंसान किसी अदृश्य खतरे से भागकर एक बंद कमरे में आता है तो उसे लगता है कि उसने खतरे को बाहर ही छोड़ दिया है। हाँ, दरवाजा बंद, खतरा बाहर, ये तो बेसिक साइकोलॉजी है। पर अगर वो खतरा उस बंद कमरे के अंदर ही प्रकट हो जाए तो सुरक्षित स्थान की पूरी अवधारणा ही टूट जाती है। और यही हुआ। जैसे ही उन्होंने कमरे की लाइट बंद की, सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, चर्र चर्र। बाप रे, अंधेरे में ऐसी आवाज? हाँ, उनकी नजर कमरे के कोने में गई। वहां एक पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर रखी थी और वो कुर्सी अंधेरे में अपने आप जोर जोर से झूल रही थी, बिना किसी के बैठे। ये तो बहुत ही डरावना है। बहुत डरावना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राण साहब ने उस शेर दिल वाले व्यक्तित्व को नहीं छोड़ा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर उस कुर्सी को अपने हाथ से रोक दिया। वाओ, इतनी हिम्मत! हाँ, उन्होंने ये मान लिया कि शायद खिड़की से कोई तेज हवा का झोंका आया होगा। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? एक डरा हुआ इंसान भी कुर्सी को पकड़कर उसे हवा क्यों साबित करना चाहता है? इसे मनोविज्ञान में हम कॉग्निटिव डिसोनेंस या वैचारिक अंतर्विरोध कहते हैं। ये मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही जटिल और बेबस कर देने वाली फितरत है। मतलब दिमाग खुद को ही धोखा दे रहा होता है? एक तरह से हाँ। जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जो भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ हो, जैसे एक खाली कुर्सी का अपने आप तेज हिलना, तो हमारा दिमाग एक गहरे संकट में आ जाता है।
क्योंकि वो लॉजिक से बाहर की चीज है। बिल्कुल। उस अंतर्विरोध को सुलझाने के लिए इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और एनालिसिस के लिए जिम्मेदार होता है, वो तुरंत एक तार्किक कारण गढ़ने की कोशिश करता है। अच्छा, तो प्राण साहब का उस कुर्सी को रोकना और उसे हवा मान लेना उसी कोर्टेक्स की कोशिश थी। अभी भी लागू है। लेकिन वो सारे नियम कुछ ही सेकंड बाद टूट गए। अरे, फिर क्या हुआ? क्योंकि जैसे ही उन्होंने कुर्सी को हाथ से रोका और पलटे, वो कुर्सी पहले से भी ज्यादा तेजी से हिलने लगी। बाप रे, रोकने के बाद भी? हाँ, और इस बार वासुदेव की रिपोर्ट एक बहुत ही खौफनाक डिटेल देती है। उस कुर्सी से आने वाली आवाज अब बदल चुकी थी। अब वो महज पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज नहीं थी। तो कैसी आवाज थी? वो ऐसी आवाज थी जैसे कोई बहुत ही करीब से सूखी हड्डियां चटकरा रहा हो। खट खट खट। ओह, ये तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो पल था जहां कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म हो गया और सारे लॉजिक ने घुटने टेक दिए। बिल्कुल। सूखी हड्डियों के चटकने वाली आवाज का ये विवरण मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही खतरनाक है। ये सिर्फ देखने का खौफ नहीं था, ये सुनने का खौफ था। और आवाज का असर दिमाग पर ज्यादा गहरा होता है ना। हाँ, मानव इतिहास और हमारी सामूहिक स्मृति में सूखी हड्डियों के टूटने या चटकने की आवाज हमेशा मौत, विनाश और किसी खूंखार शिकारी द्वारा अपने शिकार को खाने से जुड़ी रही है। यानी वो आवाज सीधे मौत का सिग्नल दे रही थी दिमाग को। एकदम सही पकड़ा आपने। जब ऐसी आवाज कानों में पड़ती है तो तर्क करने वाला वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना ही बंद कर देता है और मस्तिष्क का एमिगडाला, जो डर का केंद्र है, वो पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अच्छा, इसे ही शायद एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। हाँ, जब आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो लॉजिक के बाहर है और कान कुछ ऐसा सुनते हैं जो सीधे मौत के आदिम डर से जुड़ा है, तो इंसान के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं बचती। वहाँ सिर्फ शुद्ध कच्चा डर हावी हो जाता है। ये वाकई डरा देने वाला है। अब देखिए, अगर ये पूरी घटना यहीं तक सीमित रहती ना, तो कोई भी तर्कवादी इंसान इसे एक दिमागी वहम या थकान मान सकता था। हाँ, कोई कह सकता था कि उसी हाइपर विजिलेंस का नतीजा था जिसकी हमने शुरुआत में बात की। बिल्कुल, कहा जा सकता था कि पहाड़ों के सन्नाटे ने उनके दिमाग के साथ कोई खेल खेला। लेकिन इस कहानी में वहां मौजूद जानवरों के रिएक्शन ने एक ऐसा एंगल जोड़ दिया जिसने इसे महज एक वहम की कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया। जानवरों का बोध और उनकी सेंसरी प्रणालियां इंसानों से पूरी तरह अलग होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जानवरों में कॉग्निटिव बायस या मनगढ़ंत कहानियां बनाने की क्षमता नहीं होती। एकदम सही कहा आपने। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर मौजूद उनके दोनों शिकारी कुत्ते अचानक रोने लगे, और ये कोई नॉर्मल भौंकना या रोना नहीं था। तो कैसा था? वो आवाज ऐसी थी जैसे उन्होंने साक्षात किसी अकल्पनीय खतरे को देख लिया हो। वो दोनों कुत्ते कमरे की चौखट पर आके खड़े हो गए। वो अंदर उस खाली कुर्सी की तरफ देखकर गुर्रा रहे थे। अच्छा, चौखट पर ही खड़े रहे? हाँ, उनकी उस कमरे के अंदर एक कदम भी रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब जरा इस बात पर गौर करिए, शिकारी कुत्ते जिनकी नस्ल ही खतरे से भिड़ जाने और शिकार करने के लिए बनी है, वो चौखट पार करने से खौफ खा रहे थे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मैं इसे एक ऐसे स्वतंत्र और प्राकृतिक अलार्म सिस्टम की तरह देखता हूं जिसे इंसानी वहम नहीं कहा जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जानवरों की संवेदी क्षमताएं हमारी तुलना में कई गुना ज्यादा एडवांस्ड होती हैं। कुत्ते ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुन सकते हैं जो इंसान के कान नहीं पकड़ सकते। जैसे कि इंफ्रासाउंड। बिल्कुल, इंफ्रासाउंड बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे होती हैं जो अक्सर भूकंप या किसी बड़े वायुमंडलीय बदलाव से पहले पैदा होती हैं, और ये तरंगे इंसानों में भी बेचैनी या किसी अनदेखे खतरे का एहसास पैदा कर सकती हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहता हूँ। मतलब एक अलग एंगल से सोचते हैं। हाँ, बताइए। हम जानते हैं कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। वो इंसान के पसीने और उसमें मौजूद रसायनों को सूंघ सकते हैं ना? बिल्कुल, बहुत आसानी से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण साहब खुद अंदर इतने ज्यादा डरे हुए थे कि उनके शरीर से फियर फेरोमोन्स यानी डर के रसायन भारी मात्रा में निकल रहे हों, और उन कुत्तों ने सिर्फ अपने मालिक के उस डर को सूंघ लिया हो और उसी वजह से वो रोने या गुर्राने लगे हों? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है। बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो कुत्ते वाकई फियर फेरोमोन्स को बहुत तेजी से सूंघ लेते हैं। जब एक मालिक डरता है तो अक्सर उसका कुत्ता भी बेचैन हो जाता है। तो फिर ये भी तो एक वजह हो सकती है ना? हो सकती थी, लेकिन यहाँ कुत्तों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है।
जब कुत्ता मालिक के डर को सूंघता है तो वो आमतौर पर मालिक के पास जाने, उसे सांत्वना देने या उसके आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश करता है। वो मालिक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ तो वो चौखट के बाहर ही खड़े रहे सटीक रूप से। वो कमरे के अंदर प्राण साहब के पास नहीं गए, वो चौखट पर ठिठक गए और एक विशिष्ट खाली जगह यानी उस हिलती हुई कुर्सी की तरफ देखकर गुर्रा रहे थे। ये व्यवहार फियर फेरोमोन्स का रिएक्शन नहीं है। तो फिर ये क्या था? ये व्यवहार तब होता है जब कुत्ता खुद किसी बाहरी खतरे को पहचान लेता है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई भारी बदलाव हो, बैरोमेट्रिक दबाव का गिरना हो या कोई इंफ्रासाउंड। जानवरों के पास भूतों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सही बात है, वो भूत नहीं जानते। अगर वो किसी खाली कोने पर गुर्रा रहे हैं और आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि उनकी सेंसरी प्रणाली वहां किसी बहुत ही सघन और भौतिक रूप से मौजूद गड़बड़ी को महसूस कर रही थी। बाप रे। और प्राण साहब के लिए अपने उन निडर शिकारी कुत्तों को इस तरह बेबस देखना उनके अपने डर पर मोहर लगने जैसा रहा होगा। उस पल वो लॉजिक कि ये सब मेरा वहम है वो तो पूरी तरह से बिखर गया होगा। बिल्कुल बिखर गया होगा। जब आपका सबसे वफादार और निडर जानवर डर जाए तो इंसान का कॉन्फिडेंस वैसे ही टूट जाता है। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है जहां इंसान का अपना तर्क भी साथ छोड़ दे और प्रकृति भी उसी खतरे का सिग्नल देने लगे। खैर, रात का वो मंजर तो जैसे तैसे बीत गया होगा, शायद जागते हुए या उसी खौफ के साए में। हाँ, ऐसी रात में नींद कहाँ आती है। और आमतौर पे देखा गया है कि जब सुबह होती है, सूरज की पहली किरण आती है तो एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। अंधेरे में जो चीजें डरावनी लगती हैं वो रोशनी में अक्सर नॉर्मल लगने लगती है ना। हाँ, दिन का उजाला अक्सर भ्रम को दूर कर देता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद या कहें स्थायी हिस्सा सुबह ही शुरू हुआ। अगली सुबह जो हुआ उसने रात के उस क्षणिक डर को प्राण साहब के जहन में हमेशा के लिए एक अमर खौफ में बदल दिया। ऐसा क्या हुआ सुबह? अगली सुबह जब प्राण साहब ने वहां के बूढ़े माली से इस घटना के बारे में पूछने का फैसला किया, शायद उनका वो तार्किक दिमाग अभी भी एक आखिरी कोशिश कर रहा था कि माली कोई नॉर्मल सा कारण बता दे। जैसे कि कोई जंगली जानवर आ गया होगा या कुर्सी में खराबी होगी। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने माली से पूछा तो माली का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, साहब उस कुर्सी पर से हाथ हटा लीजिए, उस पर बैठने वाला आज भी यही है, वो अपना ठिकाना कभी नहीं छोड़ता। हे भगवान, ये तो बहुत ही खौफनाक है। अब एक पल के लिए इस विरोधाभास पर सोचिए। चारों तरफ सुबह का उजला प्रकाश है और एक ऐसा सच सामने आ रहा है जो रात के उस घने अंधेरे से भी ज्यादा डरावना है। जब उजाला उसी भ्रम को एक स्थापित सत्य बना दे तो वो एक बहुत गहरे आघात या ट्रॉमा को जन्म देता है। हाँ, और स्रोत स्पष्ट करता है कि इस घटना और माली के उस खुलासे के बाद प्राण साहब ने कभी दोबारा उस बंगले की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बात यहां तक थी कि उस लकड़ी की कुर्सी का नाम सुनकर ही वो शेरदिल इंसान सिहर उठता था। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से इसका विश्लेषण करें ना, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या स्थायी आघात के निर्माण की एक पूरी प्रक्रिया है। वो कैसे? रात में जो हुआ वो एक तीव्र डर था जिसमें शरीर और दिमाग ने सिर्फ रिएक्ट किया, लेकिन सुबह जब एक तीसरे व्यक्ति यानी माली ने उन शब्दों के माध्यम से उस डर को एक बाहरी वैधता या एक्सटर्नल वैलिडेशन दे दी तो वो डर एक स्थायी वास्तविकता में बदल गया। यानी जब उन्हें ये पता चला कि ये उनकी कल्पना नहीं थी बल्कि एक ऐसा सच था जिसे दूसरे भी जानते थे। हाँ, जब इंसान को ये एहसास होता है कि जिस चीज से वो लड़ रहा था वो कोई साइकोलॉजिकल भ्रम नहीं था, तो उसका दिमाग उस जगह और उस अनुभव को हमेशा के लिए एक एक्टिव खतरे के रूप में सेव कर लेता है। ये तो किसी भी मजबूत इंसान को तोड़ सकता है। बिल्कुल। एक ही रात के अनुभव ने एक बेहद निडर और शेर दिल माने जाने वाले इंसान के स्वभाव को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साबित करता है कि मनोवैज्ञानिक आघात कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये वाकई विचार करने योग्य है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो ये महज कोई डरावना किस्सा या कैंपफायर के चारों ओर सुनाई जाने वाली कोई भूतिया कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव व्यवहार और मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल उदाहरण है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर काम करते हैं। जगह का वो पूर्ण एकांत और सन्नाटा जो दिमाग को हाइपर विजिलेंस में डाल देता है, बालकनी में अचानक वासो कंस्ट्रक्शन का होना और रॉकिंग चेयर को रोककर उस कॉग्निटिव डिसोनेंस से जूझना, फिर सूखी हड्डियों की आवाज से एमिगडाला का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और कुत्तों के रिएक्शन जो एक प्राकृतिक अलार्म का काम करते हैं,
और अंत में उस पुराने माली द्वारा उस खतरे को एक बाहरी सत्य साबित कर देना। ये सब मिलके ना डर का एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं जो किसी भी तार्किक इंसान को तोड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो लोग मानव व्यवहार, मनोविज्ञान या डर की प्रकृति को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग अनजानी चीजों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। हम चाहे कितने भी तार्किक क्यों ना हो, जब हमारी इंद्रियां किसी ऐसी चीज का सामना करती हैं जिसे वो डिकोड नहीं कर पाती, तो हमारा सारा कंट्रोल छिन जाता है। सही बात है। और इससे पहले कि हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करें, एक अंतिम विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वो क्या? देखिए, अगर महज एक रात का एक रहस्यमयी अनुभव इतने शक्तिशाली और दुनिया देखे हुए व्यक्ति के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है, तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि हम इंसान, जिन्हें अपने तर्कों, अपने विज्ञान और अपनी रियलिटी पर इतना ज्यादा भरोसा है, असल में उस अज्ञात या अननोन के सामने कितने कमजोर हैं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा लॉजिक, हमारी समझ और हमारे विज्ञान के नियम सिर्फ तब तक ही काम करते हैं जब हम अपनी ही बनाई हुई दुनिया के सुरक्षित बुलबुले में रहते हैं? मतलब उस बुलबुले के बाहर की दुनिया हमारे नियमों से नहीं चलती। बिल्कुल। जब हम उस बुलबुले से बाहर निकलते हैं और अचानक किसी ऐसी चीज से टकराते हैं जो उस लॉजिक की सीमाओं के बहुत बाहर है, तो हमारा वो सारा ज्ञान ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह जाता है? शायद इंसान का असली डर वो अंधेरा नहीं है जो बाहर मौजूद है, बल्कि वो बेबसी है जब हमारा अत्यधिक विकसित मस्तिष्क ये समझ ही नहीं पाता कि वो किस चीज का सामना कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और नई जानकारियों के साथ फिर किसी नए विषय का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यदि आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लें। Oh